की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तीफे की पुष्टि, दान सुरक्षा का दावा। आपको बता दें, खबर यह अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा द्वारा अपने पदों से इस्तीफा देने की बात स्वीकार की है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए आभूषण और जेवर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब रखा जा रहा है। साथ ही मंदिर के दान पात्र की राशि को लेकर एसआईटी गठित होने और अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफे दिए हैं, ये पुष्टि की गई है। दान रकम व जेवरात जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एसआईटी ने जांच के बाद दर्ज कराई एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया बयान। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफे दिए हैं। दान रकम व जेवरात पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा बयान जारी किया है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की गई है। इस दौरान ये भी जानकारी दी गई है कि जो आभूषण जो भगवान श्री राम को दान किए गए थे, भेंट किए गए थे, वो आभूषण पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, आपको बता दें, हर चीज यहाँ पे सुरक्षित पाया गया है। आभूषण से लेके मूर्ति से लेके हर चीज सुरक्षित पाया गया है। कोई भी चीज जो कोख में रखी हुई है, इन लोगों का कहना है कि सब सुरक्षित है। जी लेकिन आरपी, जिस तरीके से ट्रस्ट ने यह बयान जारी किया है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के ने इस्तीफा दिया है, ये खबर जो है ये पुष्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, कुछ कंफर्म नहीं था कि इस्तीफा दिया गया है नहीं दिया गया। गिरी जी ने अपने लेटर पैड पे ये जारी किया है, लेकिन अभी उसमें यह सूचना आ रही है कि जब तक ट्रस्ट की बैठक होगी, बैठक में प्रस्ताव पारित, अभी इन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ट्रस्ट की बैठक होगी, बैठक में जब पूरी सहमति होगी तो इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। अब आज जो है यहाँ के अध्यक्ष गोपाल दास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके बाद ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें स्वीकार किया जाएगा। तो समय वक्त बताएगा। इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर गोविंद गिरी जी ने बताई है। जी हाँ बिल्कुल आरपी है, लेकिन जिस तरीके से आभूषण और जो दान में दी गई रकम उसको सुरक्षित बताया जा रहा है, फिर एसआईटी ने जो एफआईआर दर्ज की है वो किस धन की, वो चढ़ावे का धन था, ये कौन सा धन था जो कम हुआ है, जिसकी चोरी हुई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है? इन्होंने जो डकैती डाली थी चंदा चोरी मामले में, जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये उसी गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता जो है वहाँ पे जो काउंटिंग होती थी वहाँ पे इन्होंने चोरी किया था, उसमें ये गिरफ्तार हुए। 8 लोगों को गिरफ्तारी हुए, जेल भेज दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे ट्रस्ट को कहिए या फिर यहाँ का जिला प्रशासन को कहिए, एफआईआर जब दर्ज हुई तो हम लोगों ने 2 बजे रात तक इनसे एफआईआर मांगते रहे, ये जानो घालमेल करते रहे, हम लोग को इधर उधर घुमाते रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जिला प्रशासन रहा वो भी तो कहीं ना कहीं इसको सरकाता रहा। आपको बता चले कि जो भी चीजें थी अब जाके स्पष्ट आई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीजें उसको जो है पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। जी बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी सामने आ रही है। दान रकम और जेवरात पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे सपा सांसद विधायक आमने सामने। उत्तर प्रदेश के बांदा से समाजवादी पार्टी के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान की तस्वीर सामने आई है, जहां जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी की बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा देवी पटेल और बबेरू विधायक
विशंबर यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे से तीखे लहजे में बात करते साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी और समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। सपा में बढ़ते अंदरूनी और खींचतान जिसकी तस्वीर सामने आई है। सपा की बैठक में सपा सांसद और विधायक आमने सामने दिखे। कल समाजवादी कार्यालय के अंदर हुई संगठनात्मक बैठक में जहां समाजवादी पार्टी बांदा चित्रकूट की सांसद श्रीमती कृष्णा पटेल और बबेरू से सपा विधायक विशंबर यादव के बीच काफ़ी तीखी बहस देखने को मिली है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह खुल करके भी सामने आ गई। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बांदा से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारों में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसमें हस्तक्षेप की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक किसी का भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन जो नोकझोंक हुई है उसको देख करके यही लगता है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय बड़ी कलह देखने को मिल रही है या अंदरूनी कलह लगातार जारी है। हालांकि जब इस मामले पर सपा सांसद और विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये परिवार का आपसी मामला है। लेकिन जब परिवार का आपसी मामला सोशल मीडिया में आकर के बहस का मुद्दा बन जाए तब फिर वो आपसी परिवार का मुद्दा नहीं रह जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा आम हो गई है, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अंदर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और अब बात करेंगे धर्मांतरण की नई जद में कौन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। साय का कहना है कि धर्मांतरण केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है बल्कि साहू समाज सहित अन्य कई समुदायों में भी तेजी से हो रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रहा है। राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है जिसके तहत बल प्रलोभन या धोखे से कराया गया धर्म परिवर्तन दंडनीय अपराध है। अब साय के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष और क्रिश्चियन समाज आमने सामने आ गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की आबादी में आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी करीब 30% है। विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में धर्मांतरण को लेकर समय समय पर विवाद और आंदोलन देखने को मिले हैं। कई सामाजिक संगठन लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आर्थिक सहायता, शिक्षा और इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि ईसाई संगठन इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं। और इसी बीच वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने दावा किया है कि अब धर्मांतरण केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और साहू समाज के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहरहाल
नंद कुमार साय के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव या छल से धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी होगी। धर्मांतरण हमारे राज्य में पिछले कांग्रेस की सरकार में खुलेआम हुआ है और आज हमारी सरकार जो मौजूदा कानून है उस कानून के आधार पर कठोर कार्यवाहियां धर्मांतरण के खिलाफ कर रही है। ये सही है कि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पर अब ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। हमने कड़ा कानून भी बनाया है, शीघ्र ही वो कानून लागू होगा और ये हमारी भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि धर्मांतरण के मामले वास्तव में हो रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन बिना तथ्यों के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को बार बार उठाती है। साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब दे। उधर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है और यदि कहीं किसी तरह की अवैध गतिविधि होती है तो कानून अपना काम करे, लेकिन पूरे ईसाई समाज को बदनाम करना उचित नहीं है। नंद कुमार साहब बड़ी भटकी आत्मा लगते हैं मुझको। उनको सबसे बड़ी बात है, अभी तक तो ये सब आदिवासी का झंडा लिए फिर रहे थे। अचानक ये साहू समाज के बड़े हितैषी हो गए। तो पहले ये तय कर लें कि वो जो नेता हैं वो आदिवासी समाज के हैं कि ओबीसी साहू समाज के हैं। अगर वो नेता आदिवासी समाज के हैं तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, साय जी कृपया आप ये साहू समाज के बारे में मत बोलिए जिसके बारे में आप कुछ ज्ञान नहीं रखते हुए। अब मैं आ जाता हूँ, आपने बात किया था आदिवासियों का भयंकर धर्मांतरण हो रहा है। क्या हुआ सब उसका? कोई ना धर्मांतरण निकला ना खच हुआ, वो टाइम फिस हो गया आपका पूरा मुद्दा। अब आप वहाँ से छोड़ छाड़ के कूद के आ गए हो ये साहू समाज के बात करने के लिए। साहू समाज को आप जब आपको जी चाहता है तब उनको हिंदू मान लेते हो, जब जी चाहता है तो उनको लात मार के बाहर निकाल देते हो। चलिए महासमुंद की घटना आपको बता दे। आप वो कथावाचक बेचारी एक आई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो साहू थी, तो उसको आप लोगों ने जा करके मारा पीटे तक नौबत आ गई थी और उसको कथा नहीं बोलने दिए थे। जब हिंदू है तो क्यों कथा अपना वाचन नहीं करेगी? और नहीं है हिंदू तो आप बोलिए कि ओबीसी हिंदू नहीं है। बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज में नया नहीं है, लेकिन हर बार ये बहस पहले से ज्यादा तीखी हो जाती है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक संकट बताया है। सरकार कह रही है कि अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। वहीं क्रिश्चियन समाज इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या धर्मांतरण वास्तव में बड़े पैमाने पर हो रहा है या केवल राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा बन गया है। यदि मामले सामने आ रहे हैं तो अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं और कितनों पर कार्रवाई हुई? क्या मौजूदा कानून पर्याप्त है या उसे और सख्त बनाने की जरूरत है? और सबसे अहम सवाल कि क्या यह बहस सिर्फ चुनावी राजनीतिक तक सीमित रहेगी या सरकार तथ्यों और सबूतों के आधार पर ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि इस विवाद पर हमेशा के लिए स्पष्टता आ सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अनोखा अंदाज पानी की टंकी पर विरोध। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनोखा अंदाज पानी की टंकी पर विरोध। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बुनियादी समस्याओं से परेशान होकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। आपको बता दें, टांड खेड़ा गांव के रहने वाले युवक राजू यादव ने गांव की जर्जर सड़कों और बदहाल जल निकासी व्यवस्था के विरोध में यह आत्मघाती कदम उठाया। युवक को टंकी पर चढ़ा देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। टंकी पर चढ़े राजू यादव का आरोप है कि गांव की मुख्य सड़क और नालियां लंबे समय से पूरी तरह से ध्वस्त हैं। इस संबंध में उसने ग्रामीणों ने एक बार आपको बता दें, कई बार नगर निगम के आला अधिकारियों से लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं, लेकिन अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। बार बार गुहार लगाने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर उसे ये कदम उठाना पड़ा। मौके पर जुटी भीड़ समझाने में लगी नजर आई। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पानी की टंकी के नीचे भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लाउड स्पीकर के माध्यम से युवक राजू यादव को समझाने बुझाने और नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा युवक को आश्वासन दिया जा रहा है कि नगर निगम से बात कर उसकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर के हाथी डगर क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क के बीचों बीच एक बाघ आराम से बैठा दिखाई दिया। इसी दौरान अनजाने में कुछ बाइक सवार बाघ के बेहद करीब पहुंच गए। जैसे ही उनकी नज़र बाघ पर पड़ी तो वे घबरा गए और तुरंत वहां से पीछे हट गए। घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीव क्षेत्र में सावधानी से यात्रा करने की अपील की है। बहरहाल तराई पश्चिम वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के हाथी डगर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी ने राहगीरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाघ सड़क पर आराम से बैठा नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत के साथ साथ लोगों में वन्यजीव को लेकर सतर्कता की चर्चा तेज है। और अब बात करेंगे मुरुम खनन पर बवाल। दुर्ग जिले की नगरपालिका परिषद अहिवारा में बड़े पैमाने पर मुरुम उत्खनन का लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि आरोप है कि पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष की कथित मिलीभगत से पुराने तालाब की खुदाई कर बड़े स्तर पर मोरम निकाली जा रही है। विपक्षी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इतने बड़े स्तर से खनन के लिए सामान्य सभा और पीआईसी से नया प्रस्ताव पारित होना आवश्यक था, लेकिन नियमों की अनदेखी कर कार्य कराया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक बाभना और पार्षद ईश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि पीआईसी सदस्यों और पार्षदों को गुमराह कर तीन चेन माउंटेन मशीनों से तालाब की खुदाई कराई जा रही है। विवाद की स्थिति है और विवाद रहेगा, इसलिए कि इसका विधिवत प्रस्ताव नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष अशोक बापना जी, ईश्वर शर्मा जी, अनुज साहू जी, मुकुंद पटेल जी, मीना जोशी जी सहित सभी पार्षदों से ये चर्चा हुआ है, उसमें कहा रहा था कि हमारे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि बांद्रद में किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया हुआ है। तो बिना प्रस्ताव का और बिना परिषद की जानकारी का किसी को आप मुरुम उत्खनन के एनओसी दे देना ये सरासर गलत है। नगर पालिका अहिवारा में निश्चित रूप से मुरुम का उत्खनन हो रहा है और इस विषय में मैं अध्यक्ष से, हमारे विद्यानंद कुशवाहा जी अध्यक्ष हैं और यहाँ के अधिकारी से मैं जानना चाहा कि इनको किस आधार पे यहाँ से एनओसी मिली गई और जनहित का कार्य है। निश्चित रूप से होना चाहिए जनहित का कार्य, मगर किस नियम के अंतर्गत और कैसे, किस सुझाव से और कब इसका परिषद में पास हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी जाननी चाहिए। मगर
मेरे को अभी तक उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम तो वहां के पार्षद हैं नगर पालिका में, और मैं उपाध्यक्ष पद में भी हूं, मगर इसके विषय में अगर कि आपको कोई अच्छी जानकारी अगर कोई दे सकता है तो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय जो सर्वे सर्वा है, उनसे अगर कि आप जानकारी ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सही और गलत क्या है। ये जो खनन का जो कार्य चल रहा है, मुरुम खनन का, जो तालाब का गहरीकरण की बात हो रही है, तो वो तालाब की सफाई की बात हुई थी, और ना ही ये पीआईसी में मुद्दा आया था और ना ही सामान्य सभा की बैठक में किसी प्रकार का प्रस्ताव आया गया। सीएमओ के द्वारा हम इसकी जानकारी लिए थे, तो सीएमओ के द्वारा ये कहना था कि पूर्व में जो सीएमओ थे अंकुर पांडे जी, उनके द्वारा कलेक्टर को लेटर पारित किया गया था और उसके द्वारा उनको अनापाती प्रमाण पत्र दिया गया, उस आधार पे खनन का काम चल रहा है, ये जानकारी दिया गया। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ थे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।